हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे आ चुका हूँ। अभी जो हम पढ़ेंगे आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास 11th का जो हमारा लेक्चर नंबर 10th होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। कि जो ऑब्जेक्ट के मोशन है उसके इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें इसमें, तो हमारा पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है वो है, अगर मान लेते हैं पहले इक्वेशन की बात करें इसमें, तो वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है बाबू, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आप लोग इसको क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब चौथी इक्वेशन की बात करें तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है बाबू, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 4 है, जिसमें से पहला है v इजकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और चौथा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है बाबू, तो इसको आप एक बार नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आपको इसको इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए, फटाफट से नोट करिए इसको, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है बाबू, और जो दूसरा है इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और तीसरा है, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। जो पहला है उसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें v और t जो है ये दोनों वेरिएबल होते हैं। और दूसरा है वो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम इसमें क्या है, वेरिएबल है। इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। और ये जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग फटाफट से नोट करिए। ठीक है, ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, कि आखिर इंटीग्रेशन मेथड से इसको कैसे प्रूफ करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले हम आपको बताते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन से हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है बाबू, तो हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है रेट ऑफ
चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डिफाइन करता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है बाबू, इसको और कैसे लिख सकते हैं, और dv इजकल टू a dt लिख सकते हैं इसको। अब यहीं से हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है बाबू, ये जो सिंबल है ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा जो है बताता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब समझिए क्या होता है। इंटीग्रेशन हमें बताता है कि आपकी लिमिट जो है चलने की या जाने की, आप कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, वो हमें बताता है लिमिट, कि आपका पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, आप यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लिया, यानी टोटल ये सम करता है कि आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो अगर हम वेलोसिटी के चेंज की बात करें तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज होगी, तो वेलोसिटी को चेंज होने का प्रोसेस है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ए से बी जाती है, ये पॉइंट से बी तक जाती है। ठीक है बाबू, तो जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी u होती है, और जब फाइनल वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, यानी कि हमारा वेलोसिटी u से v के बीच में चेंज हो रहा है। तो यानी कि वेलोसिटी चेंज जो है u से कहाँ चेंज हो रहा है बाबू, v, यानी इसका लिमिट u से कहाँ जा रहा है, v की तरफ। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इक्वेशन, ध्यान से इस बात समझिएगा कंसेप्ट को, कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ मोशन यूज करना है तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना पड़ेगा। ये कंपलसरी है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब कोई पूछेगा कि सर ऐसा क्यों कि एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करें। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आप एक ही टाइम में आप ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन को नहीं बता सकते, कि हमारा पोजीशन टाइम 3 सेकेंड पे, मान लेते हैं कि टाइम 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ और 6 मीटर डिस्प्लेस हुआ, नहीं। एक टाइम पर आप पोजीशन एक ही बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइम इतने सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है। इसलिए हम यहाँ एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हैं ताकि हम एक समय में एक ही पोजीशन को डिराइव कर सकें। ओके, अच्छा, अब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो हमारा dt क्या है, अब टाइम हमारा वेरी कर गया, यानी टाइम तो चेंज हो गया। अब ये टाइम कहाँ से कहाँ चेंज होगा, ये टाइम जो हमारा है, ये टाइम का लिमिट 0 से कहाँ तक होगा बाबू, t तक होगा। 0 से हम कुछ दूर सेकेंड तक चले, कुछ सेकेंड के लिए कहीं हमारा पोजीशन चेंज हुआ, इसलिए हम लोग लिमिट हमारा 0 से कहाँ तक जाएगा, t तक, और वेलोसिटी u से v जाएगी। ठीक है बाबू, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है v। ठीक है बाबू, dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है v। जैसे हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा कि x का जो हमारा इंटीग्रेशन था x के पावर 1 था, xn जो था वो कितना था, nxn-1। ठीक उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन जो कितना होता है, v होता है। तो हम लोग इसको v लिखते हैं और इससे ब्रैकेट बंद करते हैं और लिमिट इसका लगाते हैं कहाँ से कहाँ, u से v। ठीक है बाबू, इसमें हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया बाहर, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से t। ठीक है बाबू, तो इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा अपर लिमिट है उसको v के जगह पे रखते हैं। तो पहले v को जगह पे रखा, फिर माइनस नेगेटिव साइन, अब इस u को हम लोग v के जगह पे रखेंगे।
u को v की जगह पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए। ठीक है बाबू। अब इस t को हम लोग इस t के जगह पे रहेंगे तो t कितना हो जाएगा, t फिर निगेटिव साइन, और 0 को t के जगह पे रहेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 0। ऐसे कर देंगे। अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट t था तो t की जगह पे t रखा, t की जगह पे लोअर लिमिट रखा 0, और बीच में इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो इंटीग्रेशन मेथड से क्या हो गया, डेराइव हो गया। ठीक है बाबू। इंटीग्रेशन मेथड से इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे, और डीवी का इंटीग्रेशन भी होगा, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए एक बार। ठीक है बाबू। अब हम इसको इरेज करते हैं ऊपर से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे डिराइव करते हैं उसको। ठीक है बाबू, जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब हमारे पास दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा डेरिवेशन क्या कहता है हमको, दूसरा जो हमारा डेरिवेशन है वो कितना है बाबू, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बाबू, इसको हम लोग प्रूव करना है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आया, उसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि उस कंसेप्ट का हम लोग इस डेरिवेशन में यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट x1 से कहाँ जाती है बाबू, x2 जाती है, यानी इसका पोजीशन x1 से कहाँ तक चेंज हो रहा है, x2 पोजीशन चेंज हो रहा है। तो रेट पोजीशन के चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा x, क्योंकि पोजीशन में चेंज हो रहे हैं। पोजीशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, x1 से x2, तो इसे पोजीशन चेंज हो रहा है। डेल्टा को, ये जो डेल्टा है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। यानी फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे अगर डेल्टा लग जाए तो उस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे लगता है उसी में चेंज होता है। यानी यहाँ किस में चेंज हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि पोजीशन x1 से x2 जा रहा है, तो किस में पोजीशन चेंज हो रहा है, x में पोजीशन का चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। चेंज इन पोजीशन क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला याद किए थे, वो फार्मूला क्या है, अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है बाबू, ए टी। पहले क्वेश्चन हमने क्या प्रूव किया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या ले सकते हैं, dx अपॉन dt और u प्लस ए टी। वेलोसिटी को हम लोग dx अपॉन dt इसलिए लिखते हैं क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। और ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसको कहते हैं, वेलोसिटी को। ठीक है, अच्छा, तो dx इक्वल टू क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, और ये हमारा मल्टीप्लाई है कैसे बाबू, dt, ऐसे लिख सकते हैं। dx को u प्लस ए टी और dt। अब हम लोग यहाँ से dx का इंटीग्रेशन करते हैं, और ये एक एक टर्म को यानी u dt का मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन प्लस ए टी dt। ठीक है बाबू, अब हमारा पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा था, x1 से x2, तो हम लोग पोजीशन कहाँ से लिमिट ले लेंगे, x1 से x2 लिमिट ले लेंगे, और dt हमारा 0 टू t जाएगा, और इसमें भी हमारा t 0 से कहाँ जाएगा, t, क्योंकि इनिशियल स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों क्या होते हैं बाबू, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है,
तो और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पा जाएंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बाबू, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। जैसे हमने dt का इंटीग्रेशन t लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे बाबू, x ले लेंगे। तो यहाँ x हो जाएगा और इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या कर देंगे, अपर लिमिट, और ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट इजकल टू u हमारा कांस्टेंट होता है, इसको बाहर करेंगे, 0 से t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा बाबू, 0 से t, और इसमें क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और ये हमारा कितना हो जाएगा t dt, क्या हो जाएगा बाबू, t dt, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से t जाएगा। ठीक है बाबू, इसको ज़रा नोट करिए आप लोग। अब यहीं पे कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो, अगर इंटीग्रेशन करना हो t dt का, किसका बाबू, t dt का, तो जब t dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका होता है फॉर्मूला डायरेक्ट t स्क्वायर अपान में 2। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास t dt है, ठीक है बाबू, तो t के पावर n प्लस 1 अपान में नीचे कितना हो जाएगा, n प्लस 1। यहाँ देखें तो t के पावर कितना था बाबू, 1, तो 1 n की पावर 1 और उसमें 1 जोड़ देते हैं t स्क्वायर, और नीचे जो ऊपर टर्म होता है उसी को हम नीचे लिख देते हैं n प्लस 1 यानी t स्क्वायर अपान में 2। ध्यान समझिए, t के पावर कितना है, 1 है, तो फार्मूला क्या कहता है कि टी एन प्लस 1 यानी n की वैल्यू 1 में एक ऐड कर दी तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और जो ऊपर था उसी को हम लोग n प्लस 1 नीचे डिवाइड कर देंगे, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसको नोट करिए, हम ऊपर से इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नोट करिए, एक बार वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, वीडियो हमारी क्वालिटी सही है। क्या होता है कि हम जो है फ्रंट कैमरे से वीडियो नहीं बनाते हैं, हम बैक कैमरे से वीडियो बनाते हैं, इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हम यहाँ सिंगल हैं और हमें सिंगल ही वीडियो बनाना पड़ता है। आपके लिए हम बहुत कुछ करते हैं बाबू, हम आपके लिए जी जान से मेहनत के लिए पढ़ाई कराते हैं आपको, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। हम आपको अकेले आपको रेगुलर क्लास कराते हैं, आपको रेगुलर हमारे आप वीडियो जाके देखें, हमारा चैनल रेगुलरिटी के लिए माना जाता है, हम कभी क्लास को मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप लोग जरा इसको नोट करिए, n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है बाबू, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको आप लोग एडजस्ट कर ले। अब इसको थोड़ा ऊपर से हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, आपके पास समय है। अब देखिए इसको, तो x की जगह पे हम पहले क्या रख देते हैं बाबू, x2, और फिर इसके बाद सब माइनस का साइन, और x1, x की जगह पे हम लोअर लिमिट रखेंगे, कितना, x1 इजकल टू u। अब इस t की जगह पे हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, कितना बाबू, t, और इस t की जगह फिर लोअर लिमिट और बीच में -0t प्लस a हो गया, और t dt का इंटीग्रेशन हमने अभी बताया t स्क्वायर अपन में 2, यानी t स्क्वायर अपन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है बाबू, तो x2 माइनस x1 यानी चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा x से, और ये हमारा हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बाबू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यानी चेंज इन पोजीशन क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट को। यानी हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। देखिए यहाँ पे चेंज इन पोजीशन को बता रहा है, और चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। कोई लोग कहते हैं, बहुत लोग कि एस ये डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिए चेंज इन पोजीशन बता रहा है, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। किसकी तरफ बाबू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है,
इसको हम इरेज करते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा बाबू? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा उसको भी देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है बाबू, तो हम जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, dv अपान में dt। क्या होता है बाबू? dv अपान में dt। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv अपान dx इजिकल टू dx अपान में dt। क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? dv अपान dt को लिख सकते हैं dv अपान dx इंटू dx अपान dt। अब हमारा क्या होता है कि एक्सेलरेशन इजिकल टू dv अपान dx। अभी देखिए, चेंज इन पोजीशन अपान टाइम, dx अपान dt को क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम को हम लोग क्या लिख देते हैं बाबू, वेलोसिटी लिख देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, v dv इजिकल टू a dx लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, तो हमारा इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, v dv का हमने क्या बताया था अभी कि v dv अगर v के पावर 1 हो तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर अपान में 2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपान में 2, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा बाबू, u से v। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, u से v। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और dx कहाँ से कहाँ जाएगा, x1 से x2, और ये हमारा हो जाएगा dx। ठीक है बाबू, इसको ऐसे कर देते हैं, कैसे, ऐसे। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और x कहाँ से कहाँ जाएगा, x1 से x2। ठीक है बाबू, बहुत आसान है। dv अपन dx इंटू dx अपन dt ऐसे it रहने दिया, और dx अपन dt को वेलोसिटी कर लिख दिया हमने, और v dv का मल्टीप्लाई ऊपर, और ये dx ऐसे, देन ऐसे। तो आप लोग इसको नोट करिए, ऊपर से हम इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, ओके, यहाँ से इरेज करते हैं, तो नोट करते हुए चलिए। अब हमारे पास क्या है कि इस v के जगह पे हम अपर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपान में 2 माइनस साइन। अब इस जो लिमिट है हमारा u, इसको हम लोग इसके जगह पे रखेंगे, तो हमारा लिमिट कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपान में 2 इजकल टू, इसको देखें, ये हमारा हो जाएगा कितना बाबू, a dx। ठीक है बाबू, कितना हो जाएगा, a dx, यानी इसको a, और ये हमारा हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1, यानी हाफ, यहाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर a हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, डेल्टा x। क्या होता है बाबू, डेल्टा x। फटाफट से नोट करते रहिए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हमारा इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा डेल्टा x, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ठीक है, यहाँ जरा एक टर्म समझिए, ये हमारा डेल्टा जो x है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या भी प्रूव किया, s। सेकेंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, तो s को हमने कहा कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए एक बार। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, वीडियो सही है फिर। अब आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है बाबू, इसको इरेज करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसमें होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट इन
nth सेकेंड। उसको देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हमारा होता है s nth इजकल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब जरा ध्यान से समझिए कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है बाबू, अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे मान लीजिए, फिगर से समझाते हैं, जरा समझने का प्रयास करिए। ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक है बाबू, नीचे लिख लेते हैं पॉइंट ए है और ये बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, हमने एक पॉइंट लाइन लिया जिस लाइन पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है बाबू, अभी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है तो उस समय उसके पोजीशन या हमारा टाइम कितना है बाबू? 0 सेकेंड है। हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में कि जब ऑब्जेक्ट nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट करती है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम 3 सेकेंड हो, जब यहाँ पहुँचती है तो उसको 3 सेकेंड लगता है और जब B से C जाती है उसको टाइम कितना लगता है बाबू? 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, और जब B से C गई, जब B से कहाँ जाती है बाबू? C जाती है, तो 3 से किसके तरफ जा रही है? 4, यानी इसका जो मतलब होगा वो होगा कितना? 4th सेकेंड। ध्यान समझिए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जब B से C जाती है यानी कि 3 सेकेंड से जब चौथे सेकेंड के लिए जाती है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? nth यानी कि चौथे सेकेंड में हो रहा है। तो इसी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड यानी तीसरे से जब चौथे सेकेंड के लिए चलती है ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं 4th सेकेंड। यानी nth सेकेंड का मतलब ये है कि जैसे A से C जाती है पॉइंट, तो यहाँ तो टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड है। जब यही ऑब्जेक्ट B पॉइंट पे जाती है तो टाइम कितना हो जाता है? अब यही C, तो यहाँ जो होगा वो nth सेकेंड होगा। कितना होगा बाबू? nth सेकेंड। तो एक यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? कि जब यहाँ 4th सेकेंड था तो उससे पहले क्या था? 3 सेकेंड। तो जब nth सेकेंड होगा तो उससे भी तो एक कम होगा, तो होगा कितना? n-1। और इसी जो B से C जो है टर्म, इसी को हम लोग कहते हैं nth सेकेंड। यानी nth सेकेंड का मतलब है कि उससे एक कम होके और उसके तरफ जा रही है, यानी कि n-1 से लेके nth के बीच का जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं nth सेकेंड, और उसमें जो टाइम लगता है उसको कहते हैं nth सेकेंड। ठीक है बाबू, यानी अगर मैं nth सेकेंड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं BC को, ठीक है बाबू, ऊपर से हम इसको एक बार इरेज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए आप जल्दी से, मैं आपको ऊपर बताते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ओके, अब देखिए क्या समझाने का प्रयास करें बाबू। फिगर आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए हम इसको इरेज करना पड़ता है। अब देखें, अगर मान लेते हैं कि टाइम जब t सेकेंड था तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है बाबू, थोड़ा सा हमारे वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके आगे हमने क्या बता रहे थे अभी कि जब टाइम t था तो AC इक्वल टू क्या लिख सकते थे? ut प्लस हाफ AT²। हमने एक फिगर ड्रा किया था कि हमारा फिगर A हो और ये फिगर B हो और ये C ये हमारा n-1 हो और ये nth सेकेंड और ये t बराबर 0। अगर AC nth सेकेंड के लिए लिखे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? un प्लस हाफ an²। और यही अगर हम लोग AB को लिखें तो क्या लिख सकते हैं बाबू? un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन।
अगर जब इसको फाइनली रिजल्ट हमारा जो मिलेगा बी सी इजकल टू ए सी माइनस ए बी, वो हमारा रिजल्ट होगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये हमारा बी सी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, nth सेकेंड में होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए कैसे, यू एन माइनस यू और हाफ ए हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको माइनस जब करेंगे आप लोग तो बी सी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसको नोट करिए। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम इसको आपको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे आया रिजल्ट। ऊपर से इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, अब सॉल्व करते हैं। हमारा क्या था, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर था, इसको हम लोग माइनस करेंगे किससे, यू एन था, कितना था बाबू, यू एन, और रिजल्ट कितना आया था सेकेंड वाला, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर था हमारे पास। तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2an, यानी कि 2n हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितना है, 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2an स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है बाबू, हमारा un से un कैंसिल हो जाएगा, ये से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा u प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करें हाफ ए से तो 1 में a बाई 2, यानी u प्लस 2n माइनस ए बाई 2 रिजल्ट मिलेगा। और इसको हम फाइनली और क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं u प्लस ए बाई 2 कॉमन ले लेंगे, 2n माइनस 1, ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी सी की, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। समझ आ गया बाबू। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और वो होता है वैल्यू u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। इसको आप लोग नोट करिए, वीडियो हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी चल रही है वीडियो। ओके, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है बाबू, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s, और चौथा हमारा था वो था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की वैल्यू थी, वो होती है u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे के और पूछे कि ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट 5वें सेकेंड में क्या होगा, अभी हमारे यहाँ बिजली थोड़ा कट गई है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।